ये चल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे, युवा ख्वाब ये चल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। हमें सुधारनी है गलतियां बिके हुए ईमान की, हमें उठानी है वो बातों युवा के सम्मान की, हमें संवारनी है राह कल के हिंदुस्तान की। बहुत हुआ चलो युवा, हाथ से हाथ जोड़ के, जंजीर अन्याय की तोड़ के, झूठ तेरे सब धोखे और नहीं अब चल पाएंगे। कर युवा ख्वाब ये चल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे, युवा ख्वाब ये चल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। सिस्टम बदलने के लिए छात्रों की गूंज, शिक्षा व्यवस्था के लिए छात्रों की गूंज, देश के कल के लिए छात्रों की गूंज, तेरे और मेरे लिए छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। Very good. Please welcome Shri Rahul Gandhi. Everybody. सबसे पहले श्रद्धांजलि करेंगे और उनके लिए एक बार जोरदार आवाज हो जाए। श्री मेहता जी। एंड सर आ गए हैं, तो सर को एक बार आवाज सुनाए। ये है छात्रों की और आखिरी बार छात्रों की। Good evening. How is everyone? Good evening. How's everybody? Is it working? Is it working? Okay. Check. I want to welcome all of you here this evening. Thank you for coming. And thank you for coming specially because it's been a very rainy day here. Lot of slush, lot of difficulty for you to come here. So I really appreciate all of you coming here this evening. What I want to discuss with you is a central issue in India now. It's about the future of our children, the future of our youth. It's about our education system. And in particular, it's about our examination system, a system that all of you, every single one of you, has to go through. This is not a political meeting. This is a meeting that is about the youth of India, their future, their struggle, and the difficulties they face. Now, I'd like to start by saying that हर साल हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में आप जैसे युवा स्टूडेंट्स 5 साल के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर एग्जाम की तैयारी करते हो। सही है गलत है? सही है। 8 से 10 घंटे नॉन स्टॉप
रात दिन आप लोग काम करते हो। बाहर से लगता है कि सिर्फ आप लोग काम करते हो, मगर सच्चाई है कि आपके साथ आपकी फैमिली, आपके भाई, आपके बहन, सारे के सारे आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी मदद करते हैं। 99% लोगों के माता पिता मिडिल क्लास और गरीब घरों के होते हैं। सिंपल से मैं आपको 2 आंकड़े देना चाहता हूं। पहला आंकड़ा जो मैंने आपको बोला, 8 से 10 घंटे 5 साल के लिए, और दूसरा आंकड़ा 9 लाख रुपए का खर्चा। यह खर्चा आपके माता पिता, सैलरीड क्लास के लोग लोन लेके, मेहनत करके आपको देते हैं, और उनके पूरी उम्मीद, फैमिली की उम्मीद आप पर होती है। वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, और सच्चाई है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों में 1 या 2 बच्चे एग्जाम के रूट पे जा सकते हैं। आपके ऐसे भाई बहन होते हैं जो एग्जाम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर में पैसा नहीं होता है। सैलरी क्लास के लिए 5 साल में 9 लाख रुपए बहुत होता है। अगर 2, 3, 4 बच्चों को इस रास्ते पे चलाना हो, उनके पास सिंपली पैसा नहीं होता है। तो इसमें आपकी मेहनत होती है, आपके माता पिता, आपके भाई बहनों का त्याग होता है। इस बात से आप सहमत हैं? अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में करोड़ों युवाओं को इस रास्ते पे क्यों चलना पड़ता है? और उसका जवाब बहुत सिंपल है। जवाब है कि हिंदुस्तान में जैसे बाकी देशों में रोजगार के अलग अलग दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा दरवाजा होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तीसरा दरवाजा होता है कॉर्पोरेट जॉब का, चौथा दरवाजा होता है पब्लिक सेक्टर का, और नॉर्मली 5 में से 1 दरवाजा होता है सरकारी नौकरी का। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान में 5 में से 4 दरवाजे आपके लिए बंद हैं। क्यों बंद है? क्योंकि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद पड़ा हुआ है और चाइना का माल पूरे देश में बिकता है। ये जो आपके हाथ में फोन है, जो आप शर्ट्स पहने हो, ये सब चाइना से आता है। यहां की फैक्ट्रियां बंद है। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, ये क्यों बंद है? क्योंकि हिंदुस्तान में बैंक का जो पैसा है वो 3, 4, 5 बिजनेस ने कैप्चर कर रखा है। नाम आप जानते हो, नाम दोहराने की जगह नहीं है, मगर अगर आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, आप में से कोई बैंक लोन चाहता है, आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा, इसलिए वो दरवाजा आपके लिए बंद। तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब जो हुआ करता था, आईटी का जो जॉब था, उस पर एआई ने बहुत जबरदस्त चोट लगाई। और चौथा दरवाजा पब्लिक सेक्टर का, वो प्राइवेटाइजेशन के कारण बंद हो गया है। तो करोड़ों युवाओं के लिए ये रास्ता, एक रास्ता सरकारी जॉब वाला, सरकारी नौकरी वाला खुला है, और इसीलिए करोड़ों परिवार अपना पैसा निकालकर, बैंक लोन लेकर, अपना पूरा भरोसा आप पे डालते हैं कि आप इस रास्ते पे अच्छी तरह चल पाओ और सफलता प्राप्त करो। मगर बात यहां नहीं रुकती, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सारा का सारा रिवील कर देते हैं। इस रास्ते पे 6 करोड़ लोग, इस दरवाजे में 6 करोड़ लोग घुसने की कोशिश करते हैं। 6 करोड़ लोग एग्जाम लेने की कोशिश करते हैं, मगर उनके सामने छोटे छोटे दरवाजे हैं। कौन से दरवाजे? फाइनेंशियल कॉस्ट का मैंने आपको बताया, 9 लाख रुपए फैमिली प्रेशर होता है,
फैमिली कहती है कि भाई कब तक करोगे, कितनी बार करोगे, एज लिमिट आता है, एक एज के बाद ये आप कर ही नहीं सकते। तो सिंपल स्टैटिस्टिक्स में आपको आज देना चाहता हूं, 9 करोड़ एस्पिरेंट्स में से 6 लाख एस्पिरेंट सक्सेसफुल होते हैं। अब ये बहुत बड़े नंबर हैं, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। 150 युवाओं में से एक युवा सफल होगा। मतलब नॉर्मली आपके क्लास में 50 बच्चे होते थे स्कूल में, 50 बच्चों में से आप एक बच्चा फर्स्ट आ सकता है। अगर उन 3 क्लासेस में से आप फर्स्ट आते तभी आप इस रास्ते पे चल सकते हो। बाकी लोग जो सेकंड आते थे, थर्ड आते थे, फोर्थ आते थे, वो सारे के सारे इस दरवाजे को पार नहीं कर पाएंगे। मगर सच्चाई यहां भी नहीं रुकती है, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? यह दरवाजा, कि सचमुच में एक रास्ता नहीं है, सचमुच में 2 रास्ते हैं। और आप सब ये जानते हो। एक रास्ता जो आपको ऊपर दिख रहा है, ईमानदारी का रास्ता, मेहनत का रास्ता। इस पे आपको फाइनेंशियल कॉस्ट सहनी पड़ेगी, इस पे आपको फैमिली प्रेशर लगेगा, इस पे आपको एज लिमिट आएगा, इसके लिए आपको 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो, और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। इस रास्ते में अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, सिंपल सी बात है, अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन, आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपको ईमानदारी से काम नहीं करना। अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप यह रास्ता चुन सकते हो। अब 99.9% लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते पे नहीं चलते हैं। मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ता का यूज करते हैं, और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। तो 4 तरीके के आपके सामने अन्याय हो रहे हैं। 4 अन्याय हो रहे हैं। पहला अन्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए। दूसरा अन्याय, 5 दरवाजों में से 4 दरवाजे बंद। तीसरा अन्याय, 150 बच्चों में से सिर्फ एक लड़का या लड़की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल और सबसे गंदा अन्याय, पेपर लीक का अन्याय। यह सच कि एक रास्ता नहीं है, 2 रास्ते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इस सवाल पर है, पेपर लीक पर है। पेपर लीक कैसे होता है, कौन करता है, और प्रपोज सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अब मैं आप में से 2-3 लोगों से बात करना चाहता हूं। वेलकम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। हाउ यू कैसे हैं? आगे आ जाइए, यहां आ जाइए, थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। लगाओ, ट्राई करो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम कल्पना जोशी है और मैं उत्तराखंड के सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करती हूँ।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज आरती भंडारी। मैं भी आप लोगों की तरह उत्तराखंड की गवर्नमेंट तैयारी कर रही हूँ। Hello everyone, my name is Tanish Kandpal. I am a NEET aspirant. हेलो, उसको भैया थोड़ा पास पकड़िए। नमस्कार सभी को। मैं हसमुख यादव गया जी बिहार से आया हूँ और सर से कुछ बात करना है इसी पर तो अभी ये हमारे जो 4 मित्र हैं, ये सब इस रास्ते पे चले हैं, तो मैं थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस क्या था, कैसे था, थोड़ा सा आपसे सुनना चाहता हूं। सर मैं थोड़ा जोर से, क्योंकि वो सुनाई नहीं दे रहा वहां पे। सर मैं बीपीएससी स्टूडेंट हूँ। टीआरई 3 दिया था, उसमें क्वेश्चन लीक हो गया। उसके बाद 3 महीने 1 साल बाद बीपीएससी एआईडी जब एग्जाम दिया, उसका भी क्वेश्चन लीक हो गया। हम स्टूडेंट इतना मेहनत से, इतना कष्ट सह करके तैयारी करते हैं और ये सरकार का जो रवैया है, बार बार क्वेश्चन लीक हो जाना, उसका कोई प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा नहीं होना, जिससे हम सभी छात्र बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और दूसरे बार तैयारी करने का हिम्मत नहीं करता है। ये डर लगता है कि फिर कहीं क्वेश्चन लीक हो जाए और उसका शिकार पूरे बिहार के और पूरे भारत के लड़का भुगत रहे हैं क्वेश्चन लीक की वजह से। तो आपको क्या लगता है पेपर लीक के बारे में? सर मैंने जब तैयारी शुरू की थी 2020 में तैयारी शुरू की थी। 2022 में मैंने एग्जाम दिया था पहला अपना। तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो एग्जाम सेंटर के बाहर आते ही हमको पता चला कि पेपर लीक हो गया है। तो उसके बाद जितने भी उस टाइम 2022-23 में जितने भी एग्जाम हुए, उसमें से 13 पेपर रद्द हुए थे, क्योंकि तो आपके अंदर क्या भावना आई, क्या फीलिंग आई? ऐसा लगा था, हमने पूरी की थी उस टाइम पे, तो पूरी ऐसा लगा था कि पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। जिन सपनों को लेके हम यहाँ पढ़ने के लिए आ रखे थे, वो सारे सपने हमारे टूट गए हैं। मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगा था ये सोच के कि जितनी भी मेहनत की है उन सब पर पानी फिर गया है। और मामा पापा को क्या लगा, फादर मदर को क्या लगा, उन्होंने क्या कहा आपसे? माता पिता ने हमारे बड़ी मेहनत और उम्मीदों के साथ हमको यहाँ भेजा था, लेकिन सिस्टम की क्या बोल सकते हैं, सिस्टम की लापरवाही या फिर उस सिस्टम को देख के उनकी सारी उम्मीदें ऐसी खराब हो गई हमसे। और पापा सैलरीड हैं, क्या करते हैं पापा? पापा शॉपकीपर हैं। शॉपकीपर हैं। अच्छा, और आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैंने लास्ट ईयर 2025 में पटवारी का एग्जाम दिया था, जो लीक हो गया। इस साल भी दिया है 14 जून को, जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, और मैं आगे भी अभी तैयारी कर ही रही हूँ एग्जाम्स की। हाँ जी। और क्या लगा आपको, क्या फीलिंग आई, कैसा लगा? पेपर तो ठीक गया है, बस लीक ना हो और रिजल्ट सही आए। और आपको लगता है कि अगर पेपर लीक हो रहा है और आपको पता लगा, तो ऐसा भी होता होगा कि पेपर लीक हुआ और पता भी नहीं लगा? हाँ, होता होगा। तो पेपर लीक बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। हाँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर हमारी सालों की मेहनत होती है और सरकार को 2 मिनट नहीं लगते पेपर को लीक करने में। सर दूसरा मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन का, कि मेडिकल कॉलेज 25 इस साल खुलने, 25 इस साल मेडिकल कॉलेज खुलने, जिसमें से 18 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और सिर्फ 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जितने प्राइवेट कॉलेजेस साल भर में खुलते हैं वो ट्रिपल होते हैं जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस खुलते हैं, और हजारों सीट्स खाली रह जाती हैं क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसे, तो हजारों सीट्स खाली रह जाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट में इन्फ्लेमेशन होता है रैंक का, उस वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है गवर्नमेंट में उसको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो आप अपने फ्रेंड्स को पेपर लीक के बारे में कोई मैसेज देना चाहते हैं?
कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ बोलो बोलो। हेलो सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि हम बच्चे मेहनत तो करते ही हैं, और अगर किसी क्वेश्चन लीक के बारे में वर्तमान सरकार के पास जाते भी हैं तो लाठियां भी खाते हैं। हम बच्चों का मन को सुनने के लिए आज तक कोई ऐसा कुछ नहीं किया है। आप पहली बार हैं कि बच्चे के मन के बारे में सुनना चाहे, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हम इस इशू पे फोकस लाना चाहते हैं कि देश के लोगों को पता लगे कि ये बहुत जरूरी इशू है। करोड़ों लोगों के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए ये फंडामेंटल इशू है, और इस इशू पे कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। जी, ये हमारी सोच है। जी सर, अभी देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हमारे भारतवर्ष में हैं, उनका कोई अगर सुनने वाला है तो आप हैं। आप सुनते हैं, आप उनके लिए कुछ किए हैं। बाकी अगर किसी भी सरकार है जहाँ पे उनका हम जाते हैं तो लाठी मार के भगाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, तो हम लोग आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। और हमारे बिहार में तो ऐसा भी हो रहा है सर कि चपरासी के नौकरी के लिए 3 एग्जाम लिया जा रहा है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। और अभी वर्तमान में प्रोफेसर का वैकेंसी आया है जिसमें उसका एकेडमिक नंबर और इंटरव्यू, वो दोनों मार्क्स जोड़ करके उसका मेरिट बना दिया जाएगा। तो बताइए, ये तो सरासर धांधली हो रही है सर। जिसका पहुंच रहेगा उसका इंटरव्यू में अच्छा नंबर मिलेगा, और जिसका पहुंच नहीं रहेगा वो इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेगा, पीछे आ जाएगा। तो बिहार जूझ रहा है सर। हम लोग बूढ़ा हो गए हैं तैयारी करते करते, बार बार जब एग्जाम देते हैं क्वेश्चन लीक, फ्रस्ट्रेट होते हैं, दूसरी बार तैयारी नहीं हो पाती है। आर्थिक प्रेशर, मानसिक प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है सर बच्चों को। और पूरा फाइनेंस आप लोग देते हो, पैसा आपका, जी सर। टाइम आपका, नुकसान आपका, सब कुछ आपका। जी सर। मगर एक चीज मुझे देखने को मिली है, आज तक एक व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को पेपर लीक के लिए सजा नहीं मिली है हिंदुस्तान में आज तक। जी सर। सर, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हम लोग दिन रात मेहनत करके पेपर तो पास कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम से नहीं जीत सकते। पेपर तो पास कर लेंगे लेकिन सिस्टम के आगे हार जाएंगे। तो ऐसी मेहनत करके कोई फायदा नहीं अगर बार बार पेपर लीक्स होंगे तो। अच्छा, आजकल रेट कार्ड भी है। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, मेन्यू कार्ड होता है, तो आजकल एग्जाम्स का भी मेन्यू कार्ड है। देखिए, नीट एग्जाम 40 लाख रुपए में आप नीट एग्जाम का पेपर खरीद सकते हो। IIT JEE 15 लाख में आप पेपर खरीद सकते हो। यहां पे उत्तराखंड स्पेशल पटवारी एग्जाम 15 लाख रुपए में आप खरीद सकते हो। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 10 लाख में खरीदा जा सकता है। उड़ीसा सब इंस्पेक्टर एग्जाम 25 लाख रुपए। और ये हमने 4-5 उदाहरण दिए हैं, मगर ऐसे हर स्टेट में, हर एग्जाम में उदाहरण है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So it is quite simple. High technology in India is being used for paper leaks. You can see internet पे, टेलीग्राम पे, सिग्नल पे आपको पेपर मिल जाएगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप मेन्यू कार्ड पे चुनो कौन सा एग्जाम ले रहे हो। IIT ले रहे हो, उत्तराखंड का पटवारी वाला ले रहे हो, 15 लाख रुपए ट्रांसफर करो, आपके फोन पे आपको पेपर मिल जाएगा। ये
हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की हालत है। और ये जो चीज है ये बढ़ती जा रही है। ये जो पेपर लीक है ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पिछले 10 साल में पेपर लीक ने डैमेज किया है। नंबर फिर से सुन लीजिए, 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। ये यहां पे हमने आइसबर्ग बनाया है। आइसबर्ग में 10% समुद्र के बाहर दिखता है, 90% समुद्र के नीचे होता है। जो हमारा पेपर लीक का सिस्टम है वो आइसबर्ग जैसा है। हमें सिर्फ ऊपर की नोक दिख रही है। ये जो 152 नंबर है और ये 7.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ 10% आइसबर्ग का टिप है। सच्चाई ये है कि हमें मालूम नहीं कितने पेपर लीक होते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितने नहीं पकड़े जाते। और ये हिंदुस्तान के युवाओं के फ्यूचर के लिए सेंट्रल इशू है। ये आपका, आपके माता पिता का अपमान है, इंसल्ट है, आपकी मेहनत का इंसल्ट है, आपके हार्ड वर्क का इंसल्ट है। And now, sir, before we move on, How are you? देहरादून हमारे साथ आज यहाँ पर, और मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें और ध्यान से सुने। देखो, पेपर लीक सर, बाय योर परमिशन, पेपर लीक होना, रीअपियर करना मेहनत का एक हिस्सा है। लेकिन सर ने जो आज स्टेज पर यहां पर आए हैं, आप ही की एक दोस्त है रिया कुमारी, उन्होंने अपनी जान दे देना ज्यादा इजी समझा रीअपियर करने से। तो मैं चाहता हूं कि आप सब, सर आप यहां पर आए हैं, हम आपका स्वागत कैसे करें हमें नहीं पता, पर आप आज यहाँ 10,000 बच्चे आपको नमन करते हैं सर और आपको प्रणाम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। Thank you for coming. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। रमेश जी। Ultimate cost to a family of the stress of these exams, of the pain of these exams, is that the child themselves is no longer there. There are many children who have been forced to commit suicide for no fault of their own. There are many parents whose heart has been broken because of this system. We wanted you to listen to one such parent who lost a beautiful daughter to this paper leak syndrome. We wanted you to understand, not just you, we want the whole of India to see what is happening. And we do not accept that our children have to go through this. We do not accept that our parents have to go through this. We do not accept that India has to go through this. So I'd like, sir, to give us 5 minutes of your perspective. मैं राजेश मल, जो मेरी बेटी रिया कुमारी, जिन्होंने 3 मई को पेपर देकर आई और खुश थी, पेपर अच्छा हुआ, बहुत खुश थी, रिलैक्स किया, उसके बाद सो गई खाना खाकर। हमने अगले दिन पूछा उससे, पेपर कैसा हुआ बेटा? उसने बोला कि पापा अच्छा हुआ। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत खुश थी। फिर 2-4 दिन के
बाद जब ये मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया है, तो मैं घर आया तो मुझे मेरी बेटी ने मोबाइल दिखाया और बोला कि पापा पेपर लीक हो गया। मैंने बोला अरे नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ होगा, ऐसे ही वो होगा, खबर झूठी होगी। मुझे बोला नहीं नहीं पापा पेपर लीक हो गया। या हम लोगों के साथ धोखा होता है, हर हमेशा ऐसे लीक हो जाता है और हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा हम लोगों के फेवर में नहीं आता कभी भी। तो वो परेशान हो गई। फिर बोला कि दोबारा पेपर होगा। दोबारा पेपर के उसमें वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई। एनटीए जो ये पेपर कराती है, एनटीए के ऊपर वो बहुत नाराज हुई। उसने बोला कि पापा हम जाते हैं पेपर देने, तो हमारे लिए इतनी पाबंदियां हैं कि हम एक कान में टॉप्स, हाथ में धागा, चप्पल में, ये सब नहीं लगाना है, चप्पल में जाना है। लेकिन ये लोग लीक कर देते हैं ऊपर से पेपर, ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला बेटा ये तो सिस्टम खराब है, इस सिस्टम को हम नहीं बदल सकते, तू परेशान मत हो, अपना टेंशन मत ले। लेकिन वो जो थी वो 10 घंटे पढ़ती थी, शाम को 6 बजे वो अपना खाना खा लेती थी। खाना खाकर वो ज्यादा कुछ ना खा के खाली फ्रूट्स जूस पीती थी। बोलती थी पापा नींद आता है इसलिए मैं नहीं खाती। 2 बजे 3 बजे तक वो रात को पढ़ती थी, पढ़ती रहती थी। लेकिन जब ये लीक हुआ पेपर, वो बहुत नाराज हुई, बहुत शायद ज्यादा टेंशन ले लिया या क्या है। वो बोल रही थी जो मैं 1 साल से हम लोग तैयारी करके हम एग्जाम देते हैं, तो वो इतनी जल्दी दोबारा अब कैसे होगा। अब मैंने तो समझाया उसे बेटा आगे कुछ वो मत कर, टेंशन ज्यादा मत ले, रहने दे बेटा, अब सबके साथ ही हुआ है। लेकिन वो बहुत नाराज थी एनटीए से। मैं सर को यही बोलना चाहता हूं कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। सर आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूं सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूं उसके बिना, बहुत मुश्किल से जी रहा हूं और मैं बड़े मुश्किल से आया हूं, उसी के लिए मैं यहाँ आया हूं कि कम से कम सर आवाज तो उठा सकते हैं सदन में। आज इतने दिन हो गए लेकिन ये मैं वही देख रहा था कि मेरी बेटी के साथ साथ और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके लिए एक मैसेज तक नहीं है कि श्रद्धांजलि नहीं है, उनको एक कुछ मैसेज नहीं है। कम से कम आप इस्तीफा मत दो, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दो बच्चों को। मैं बस सर ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, मैं आपसे थोड़ी उम्मीद है, वो उम्मीद को जगाए रखिए, यही मेरी आपसे विनती है सर। तो हम आपको एक इमोशनल एग्जाम्पल देना चाहते थे। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये आसान काम नहीं था यहां आकर अपना दुख रखना, अपने बेटे के बारे में बोलना। मगर जो इनके साथ हुआ है, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि बेटी की डेथ के बाद कोई मैसेज नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर घुस गया है, स्ट्रक्चर
के अंदर घुस गया है और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पेपर लीक में इन्वॉल्व, ऊपर से लेकर नीचे तक। नीचे लेवल पर कोचिंग सेंटर, एग्जाम सेंटर, पेपर सेटर्स, ट्रांसलेटर्स, प्रिंटर्स, ट्रांसपोर्टर्स में भ्रष्ट लोग, उससे ऊपर माफिया, वेंडर्स, उससे ऊपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उससे ऊपर मिनिस्ट्री में लोग, मिनिस्ट्री, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है और ये आप पर आक्रमण कर रहा है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है, आपसे पैसा छीन रहा है। 9 लाख रुपए हर फैमिली के जेब से छीन रहा है और फिर दूसरा रास्ता बनाकर पेपर लीक करके आप सबको ठग रहा है। दूसरी तरफ मीडिया शादी की बात करेगी, चीता की बात करेगी, मगर पेपर लीक की बात कभी नहीं करेगी। तो सर, क्योंकि ये बात हो रही है और आप भी यहाँ हैं, तो हमने सोचा इनके एक और चहीते टीचर को बुला लिया जाए। आप इन्हें YouTube पे बहुत प्यार देते हैं और ये मैथमेटिक्स के गुरु हैं आपके, तो हमने सोचा कि राहुल सर आए हैं तो आपके एक और सर को बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम अभिनय शर्मा। कम ऑन एवरीवन फॉर अभिनय सर। नमस्कार, थैंक यू राहुल जी। आज लीडर ऑफ अपोजिशन और हम जैसे शिक्षकों को अगर पेपर लीक पे ऐसे इवेंट करने पड़ रहे हैं तो आप सोचिए पेपर लीक कितना बड़ा उद्योग है। और आप कहते हैं आवाज उठाना गलत है। आज मैंने बहुत हिम्मत की, जब मैं यहाँ आ रहा था तो तमाम टीचरों ने मुझे कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ देखेंगे। ये कैसा डर है? मैं इस डर को भी तोड़ने आया हूं कि हम सब मिलकर के अगर देश हित की बात होगी, पेपर लीक की बात होगी, तो हम ये आवाज उठाएंगे। और बगावत किसको करनी है? ये हक की लड़ाई है तुमसे और ये हम हक लेकर रहेंगे। आज आपने बात सिस्टम की क्या है सिस्टम? जो पेपर बना रहे हैं, जो पेपर पहुंचा रहे हैं, जिनकी निगरानी में पेपर हो रहा है और उसके बाद लीक हो जा रहा है, ये सभी तो सिस्टम है। और आप कह रहे हैं सिस्टम फेल हो गया। कहने का मतलब है कि तुम जिन लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हो वो जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं रहे और तुम क्या कह देते हो? सिस्टम फेल हो गया। रेल अच्छी दौड़ रही है तो सरकार को श्रेय चाहिए। सब कुछ एवरीथिंग in this country is happening good in the नेतृत्व of प्रधानमंत्री। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाएगी सिस्टम जिम्मेदार है। तब सिस्टम क्यों? 22 लोगों ने आत्महत्या कर दी। क्या देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री की संवेदना नहीं थी? इस पे नहीं आनी चाहिए थी? ये दर्द देश के लोगों का नहीं है? इन कैमरों से पता चल रहा है कि कैमरा हर जगह पहुंच रहा है, पेपर लीक नहीं पकड़ पा रहे आप। यानी आप जहां चाहते हैं वहां आपका कैमरा पहुंच जाता है और जहां नहीं चाहते, अब आप कह रहे रीनीट करा तो लिया। ये तो वही बात हो गई, एक चोर 10 साल में 80 चोरी करता है, एक बार अपने उससे चोरी किया हुआ धन छीन लिया, बस काम खत्म हो गया। ये कैसा न्याय है साहब? एक इंसान को भूख सिर्फ रोटी की नहीं है, उसकी पूरी आगे आने वाली पीढ़ी इस पेपर लीक से प्रभावित होगी। मैं ये मानता था, राहुल जी आपके सामने कह रही हूं कि माय पीएम इज वेरी विजनरी। ये कैसा विजन था कि हम नकली डॉक्टर बना रहे हैं, हम नकली इंजीनियर बना रहे हैं और फिर हम आगे आने वाले 10 साल पे इस पे चर्चा कर रहे होंगे फला पुट टूट गया और ऐसा होना शुरू हो गया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पेपर लीक नहीं रोक पाए। आप बात बात पे कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है और जो बीएसएफ के एग्जाम में पेपर लीक से बंदा पहुंच रहा है, असली खतरा तो ये है नेशनल सिक्योरिटी पे। इस पे आपका ध्यान नहीं है क्योंकि आप इसे ठीक नहीं करना चाहते। बात मनसा की है। आप जब पेपर लीक की आवाज, कोई भी पेपर लीक की आवाज अगर युवा उठाता है तो सबसे पहले सरकार आके उसका बचाव करती है। नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ,
यानी आप पेपर लीक का नुकसान उठाएंगे, आप ही को साबित करना है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं, और सरकार नहीं मानेगी तो आपको कोर्ट जाना है, और कोर्ट का न्याय तो आपको पता ही है कि कितना न्याय मिलेगा आपको। तो ये दर्द पे आवाज कौन उठाएगा, इस दर्द को ठीक कौन करेगा? यही तो असली देशभक्ति है, जो ये सोच पा रही है कि अगले 10 साल बाद का भारत कैसा होगा। हमें आपने बहुत सपने दिखा लिए, अब 2047 के विकसित भारत का सपना हम सब पूरा करेंगे। कैसे? गलत पे आवाज उठा के, तभी तो पूरा होगा। वरना आजकल बहुत रील आती है सोशल मीडिया पे, एक गंदा सा कमरा होगा, रील आएगी, एआई साफ करके तुरंत डेवलप कर देता है। वरना 2047 में हम लोग रील में देखेंगे भारत क्या है, पूरे भारत को 30 सेकंड में डेवलप कर देगी। ये डेवलप करने का तरीका है। शिक्षा व्यवस्था नींव है किसी सिस्टम की, किसी की भी। आप स्कूल बंद कर दे रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं आते। भाई आपने क्यों नहीं सोचा बच्चे क्यों नहीं आते? आपके बड़े बड़े नेता अगर प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन बैक टू बैक करेंगे तो सरकारी स्कूलों से बच्चों का भरोसा कैसे जगेगा? सरकारी, सोचिए वो भारत जो आज विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, जिसका डंका देश में वर्ल्ड में बज रहा है, उसके यहां सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। जिस शिक्षा मंत्री को शिक्षा के अंदर इनोवेशन डालना था, स्किल डालना था, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। आप सोचिए, डालोगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए आप, ठंडे बस्ते में पड़ी है, कितनी इंप्लीमेंट कर ली? आपको तो फुर्सत ही नहीं है कि कभी आप बता सकें कि इंप्लीमेंट हुई कितनी है। आपने कहा हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाएंगे। मैं कुछ एक आंकड़े राहुल जी आपके सामने बताना चाहता हूं। आपने भी कुछ पेपर भारत में अगर दिए हो या आप लोगों ने दिए हो तो आज से 10 साल पहले नोटिफिकेशन आता है। जब भी कोई एग्जाम निकलेगा नोटिफिकेशन में क्या होना चाहिए? अगर आप चैट जीपीटी से भी पूछेंगे तो वो बताएगा फॉर्म भरने की लास्ट डेट, फॉर्म फीस, एग्जाम टीयर 1 कब होगा, टीयर 2 कब होगा, ये होना चाहिए। पता है इनके नोटिफिकेशन में आजकल क्या मिलता है? 20 दिन है, जल्दी से फॉर्म फीस इतनी देके भर दो। ये एग्जाम की डेट देना भूल गए नोटिफिकेशन में। और ये पता है क्या देते हैं? ये कहते हैं पेपर तो हम तुम्हारा 100 रुपए में करा लेंगे, लेकिन जब कोई गलत सवाल हो और आप बताने आओ तो 250 रुपए लाना पर क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड असली पेपर लीक उद्योग चल रहा है भारत में। ऐसे ही एनटीए 500 करोड़ रुपए 4 साल में नहीं कमा ले रही। ये एजेंसियां हम जैसे आप जैसे लोगों से पैसा वसूलने के लिए बनाई गई थी। आप पैसा वसूलने के लिए एग्जाम करा रहे हैं, या आप भारत का भविष्य सुनहरा कर रहे थे? आपने ध्यान नहीं दिया। नीट जैसे एग्जाम में, नीट का एग्जाम कितना बड़ा एग्जाम है, क्या उसमें गलत सवाल ना हो इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती? ये कहते हैं ये गलत सवाल पे 250 रुपए लेंगे आपसे, गलती तुम करो और पैसा हम देंगे तुम्हारी गलती सुधारने का। और फिर लोग कहते हैं शिक्षा मंत्री की क्या गलती है, सिस्टम में कमी है, शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक नहीं किया। तो शिक्षा मंत्री ने तो पेपर बनाया भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है शिक्षा मंत्री की, सिस्टम ही रहने दीजिए। क्यों रहना है शिक्षा मंत्री, बनाना क्यों है? आप कुछ कहना चाहते हैं राहुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप काफी पैशनेट हैं इस चीज के बारे में। जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। मैं कोचिंग बंद कर चुका हूं, 6 साल हो गए मुझे केवल और केवल इस पेपर लीक उद्योग, एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम को सुधारना है। और दुनिया के किसी भी मंच से अगर शिक्षा व्यवस्था की बात होगी तो मैं जरूर मिलूंगा। मुझे अब नहीं काम करना है, मेरा जिंदगी का थ्रिल इसी में कि मैं चाहता हूं कि ये पेपर लीक थी। बट एक चीज पे तो कंसेंसस हो सकता है, पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है। देखिए, राजनीति छोड़ दीजिए, बिल्कुल पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है कि पेपर लीक को, एक छोटा सा स्टेप है, बट पेपर लीक को हमें खत्म कर देना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, ये तो कंसेंसस हर पार्टी में हो सकता है,
और इस कंसेंसस को डेवलप करना और इसको इंप्लीमेंट करना सबकी जिम्मेदारी है। इससे आप भी अग्रीमेंट में हो, मैं भी हूं और सारे लोग अग्रीमेंट में हैं। राहुल जी, एक बात कहना चाहूंगा मैं, मुझे बड़ा दुख है, आप लोग भी ऐसी चीजों का विरोध करिए जहां लोग ये कहते हैं कि पेपर लीक में राजनीति आ रही है। क्या पेपर लीक इस देश का राजनीतिक मुद्दा नहीं है ना भाई? तो क्या आप ये मानते हो कि पेपर लीक के लिए सत्ताधारी पार्टियां कभी आवाज उठाएंगी? नहीं, क्यों उठाएंगी? वो तो पैसा बना रही है इससे। तो पेपर लीक पे आवाज विपक्ष, हम जैसे शिक्षक ही उठाएंगे। तो कोई आपको कहता है कि पेपर लीक पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको देश की चिंता है, हमें देश की चिंता है। तो इससे मत डरिए। लोग कहते हैं मैं नहीं डरता इन बातों से, मैं आया हूं पेपर लीक पे बोलने। मेरा किसी पार्टी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। मेरी विचारधारा देश हित है और उसी के लिए काम करेंगे। थैंक यू थैंक यू राहुल। ब्रदर, नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो कंक्लूड करने के लिए देखिए, हमने आज प्रॉब्लम डिफाइन की है। थोड़ा सा मैं सोल्यूशन के बारे में बोलना चाहता हूं। सबसे पहले जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है वो 20th सेंचुरी छोड़िए, वो 19th सेंचुरी का टेस्टिंग सिस्टम है। हमें सबसे पहले 21st सेंचुरी का टेस्टिंग सिस्टम चाहिए। इसका मतलब क्या है? आज का जो सिस्टम है वो एग्जामिनर सेंट्रिक, गवर्नमेंट सेंट्रिक, टेस्टिंग सेंट्रिक सिस्टम है। हम स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम चाहते हैं। जो टेस्टिंग सिस्टम बने, आपके लिए बने, फ्लेक्सिबल सिस्टम हो, आपके लिए बने, आपके इंटरेस्ट का सिस्टम हो, सिक्योर क्वेश्चन बैंक हो और रैंडमाइज्ड क्वेश्चन पेपर हो। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्वेश्चन पेपर को रैंडमाइज कर सकते हैं। एक ही हॉल में अलग अलग स्टूडेंट्स को रैंडमाइज पेपर दिया जा सकता है। डीमैट में, एसएटी में यह सिस्टम लागू किया जाता है और यह टेस्टेड सिस्टम है। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सारे के सारे एग्जाम एक दिन होते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, रैंडमाइज करें, तो हम एग्जाम को एक दिन नहीं मगर अनेक दिन पे दे सकते हैं। तो सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रैंडमाइजेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पेपर लीक को एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। शिक्षा में, शिक्षा की इंस्टीट्यूशंस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या संगठन का कब्जा नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलर्स एक संगठन के नहीं होने चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो इंचार्ज हैं वो एक राजनीतिक संगठन के नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, एग्जाम देना सरकार का काम है। ये प्राइवेट कंपनी का काम नहीं हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के पास प्रॉफिट मोटिव होता है, वो सब चीज से पैसा बनाना चाहते हैं और एग्जामिनेशन का देने का काम उनका नहीं होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। और अगर कोई पेपर लीक करे तो एकदम कन्विक्शन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। फाइनली, पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अभी आपने उदाहरण सुना कि इनकी बेटी ने सुसाइड किया और एक चिट्ठी तक नहीं गई, एक अपॉलॉजी तक नहीं गई कि देखिए हमारी गलती से आपको इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ।
तो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इमीडिएट री एग्जामिनेशन होना चाहिए और स्टूडेंट्स को जो नुकसान हुआ है उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। तो ये हमारे सजेशंस हैं। ये काम किया जा सकता है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ, रैंडमाइजेशन के साथ हम ये काम आसानी से कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये काम हिंदुस्तान में आपके साथ मिलकर किया जाए कि ये जो दुख हो रहा है, जो दर्द आपको हो रहा है, ये हमेशा के लिए बंद हो जाए और हमारे एजुकेशन सिस्टम में, टेस्टिंग सिस्टम में फेयरनेस आ जाए। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए, खराब मौसम में आए। थैंक यू वेरी मच, लव यू वेरी मच, जय हिंद। वेल, देहरादून, प्यार देने का समय अभी आ चुका है। मेक सम नॉइज। सर, आई नो आपका शेड्यूल बहुत टाइट है एंड यू हैव टू लीव, लेकिन जाने के पहले सर, ये सारे यूथ के तरफ से एक सवाल है कि सर, हम सब अपने लाइफ में लॉसेस देखते हैं, हम सब अपने लॉसेस, यू नो, फेलियर, सक्सेस सब देखते हैं। आप भी अपने लाइफ में फेलियर्स देखते हैं, सक्सेस देखते हैं। बट इफ देयर इज वन थिंग वी नो Rahul Gandhi as, is you never give up. You always show up. He always makes it happen. So sir, इतने सारे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ये कमबैक कैसे होता है? कमबैक ऐसे होता है कि inside every loss is a victory. Inside every victory is a loss. So, inside every defeat, there is a victory, and inside every victory, there is a defeat. So, one has to be positive. One has to, as we all know, one has to act with integrity, with love and affection. And for me, it's very simple. My leader, Mahatma Gandhi, made it crystal clear: Satya and Ahimsa. Satya and Ahimsa is the path to walk on. Thank you very much. Love you very much. All the best. Thank you so much, sir. Thank you so much. What an honor. Ladies and gentlemen, please make some noise for Shri Rahul Gandhi. And now, हमेशा की तरह सर को एक सेल्फी के लिए तो रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? Yeah. Let's go. All right then. Dehradun. Let's go, everybody. I should do one myself? Okay. My phone is on. हाथ से हाथ जोड़ के अन्याय का घड़ा फोड़ के झूठ तेरे सब धोखे और नहीं अब चल पाएंगे। सर के फोन में सेल्फी मिल रही है। देहरादून, लेट्स गो। आवाज हो जाए, आवाज हो जाए। Thank you, sir. Thank you so much. We love you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Everybody, please make some noise. और ये भी हो गया। देहरादून कैसा लगा?